हेलो दोस्तों। तो आज फिर से एक और नए आर्टिकल के साथ जो कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज माय फेवरेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एन आर्टिकल रिटन बाय अनिल सासी जी। एंड चलो इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। ये आर्टिकल में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में एंड मेंस में दोनों में काम आने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को स्टार्ट कर रही हूँ टाइप्स ऑफ ईवीज के साथ। इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि चार टाइप के ईवीज होते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनको हम बोलते हैं एचईवी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दो सिस्टम होते हैं। एक होता है आईसीई यानी इंटरनल कंबशन इंजन, जो पहले से ही जिस तरीके से व्हीकल चल रहे हैं इंजन वाले, उसकी बात हो रही है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन भी डाल दिया जाए, मतलब बैटरी मोटर का सिस्टम भी डाल दिया जाए, तो दोनों के कंबाइंड सिस्टम को बोलेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी होगी वो तब चार्ज होगी जब कार इंजन से चल रही होगी। तो जब आईसी इंजन का काम कर रहा होगा, ड्राइव ट्रेन कर रहा होगा, तब उस टाइम पे बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये और इसमें कौन से ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इनके वेरिएंट्स ला चुके हैं? टोयोटा हाइब्रिड एंड होंडा सिटी ई एचईवी, इंडिया के अंदर ये चल रहा है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, सेम है, ये भी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें भी दोनों सिस्टम है। आईसीई भी है यानी इंटरनल कंबशन इंजन भी है, और बैटरी मोटर्स यानी इलेक्ट्रिक पावर वाले ड्राइव ट्रेन भी है। लेकिन फर्क इतना है कि इस बार बैटरी इसी चीज से डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि जब इंजन से कार चलेगी तभी चार्ज होगी। वो प्लग इन चार्जेबल बैटरी है, मतलब उसको जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर उसको दी जा रही है वहां पे प्लग कर दो, वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल रखा गया है। तो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। थर्ड कैटेगरी है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस इज प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें कोई इंजन का सिस्टम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। तो इसके लिए जो ब्रांड्स है, टाटा नेक्सॉन इंडिया में चल रहा है, इसके अलावा निसान लीफ एंड टेस्ला मॉडल एस भी है बाहर। ठीक है, यहाँ पे कोई आईसी इंजन नहीं है, कोई फ्यूल टैंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है। और जो बैटरी यूज होंगी दैट आर रिचार्जेबल बैटरी, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है एफसीवी, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें ब्रांड्स हैं टोयोटा मिराई एंड होंडाज क्लैरिटी। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल सेल व्हीकल्स। फ्यूल सेल करते क्या है, हाइड्रोजन उसमें पावर सोर्स होता है, यूज करते हैं वो हाइड्रोजन को एज अ पावर, और इलेक्ट्रिक मोटर्स को रन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, देन मोटर रन होती है। और फाइनली जो बाई प्रोडक्ट एज अ वेस्ट निकलता है वो होता है वाटर। ठीक है। तो एंटायरली ये पावर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बट इनका थोड़ा रेंज जो है, और रेंज और रिफ्यूलिंग का जो प्रोसेस है कंपेयर टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली बात होगी इस पूरे आर्टिकल में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और कुछ अदर टेक्नोलॉजीज की भी। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का जैसे कि टारगेट है जीरो एमिशन करने का, नेट जीरो एमिशन का। तो वहाँ पर अगर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमको लाने हैं, तो वहाँ इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं इस आर्टिकल को स्टार्ट करूंगी। पहला है, देखो, अपफ्रंट सब्सिडीज। नॉर्वे एंड यूएस, नॉर्वे से लेके यूएस देखो एंड चाइना देखो, तो सब लोगों ने स्टेट सब्सिडीज तो दी ही है ताकि इलेक्ट्रिक पुश हो सके वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सके। और नॉर्वे ने तो इंसेंटिव्स दिए हैं इस तरीके के सिस्टम को और इलाबोरेट करने के लिए। इसके अलावा हाई टैक्सेस में कमी की है, और जो नॉन इलेक्ट्रिक्स पे जो सेल हो रही थी उस पे वहाँ पे टैक्सेस दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने टोल पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनको फ्री किया है, फ्री रन करने के लिए, कि उनको टोल नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा पार्किंग लॉट्स में फ्री ऑफ चार्ज पार्किंग भी दी है। ओके। तो बस लेन पे भी चल सकते हैं, तो इतनी सारी छूट दी हैं। तो अभी क्या है ना कि सब्सिडाइज, हमारे इंडिया में भी सब्सिडी दी हुई है, टैक्स ब्रेक्स दिए हुए हैं, टैक्स पे सब्सिडी है इलेक्ट्रिक कार्स में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ओवर सब्सिडाइजेशन की। इसका मतलब है कि ओपन सब्सिडाइजेशन, ट्रांसपेरेंट सब्सिडाइजेशन, की सब्सिडाइजेशन ऐसा हो कि पता चले एक्चुअल में कि सब्सिडी मिल किसको रही है ना। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये देखने को कैसे मिल रही है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के ही हाथों में आ रही है, अगर हम फोर व्हीलर के केस में देखें।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ओवर सब्सिडाइजेशन की। और सब्सिडाइजेशन तो चाहिए कि, क्योंकि नॉर्वे से लेके यूएस हर ऑलमोस्ट कंट्री ने सब्सिडी के थ्रू ही इस चीज को पुश कर पाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। दूसरा इशू कहाँ पर है, चार्जिंग स्टेशन का। ठीक है, दूसरा इशू देखेंगे हम चार्जिंग स्टेशन का, तो ये तो है। वर्ल्ड बैंक ने ये एनालाइज किया है कि सब्सिडी देने की बजाय अगर पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा 4 to 7 टाइम्स इफेक्टिव रहेगा। नॉर्वे एंड चाइना ने भी अपने यहाँ पर फास्टर ईवी अडॉप्शन के लिए, यहाँ से आगे उन्होंने पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है, और साथ ही साथ उन्होंने सब्सिडीज भी दी हैं। ठीक है, परचेज सब्सिडीज। चाइना इस समय लीडर है चार्जर्स का। चार्जर्स का लीडर कैसे, 85% जो ग्लोबल फास्ट चार्जर्स हैं वो उसके पास है, 55% स्लो चार्जर्स उसके पास है। अगर हम इंडिया के केस की बात करें, तो इंडिया के केस में 2022 के मिड तक हमारे यहाँ ईवीज का नंबर 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था, और आगे आने वाले 2030 तक 45 to 50 मिलियन हो जाएगा। लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशंस कितने हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2000। तो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ये आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, डिमांड है। देखिए, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सबसे ज़्यादा है अभी तो। और टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स क्या है, इनके अंदर लो वोल्टेज बैटरी होती है, नॉर्मल एसी पावर चार्जिंग काफ़ी होती है इनके लिए। लेकिन फोर व्हीलर्स जो होते हैं उनका बैटरी साइज बड़ा होता है और डिफरेंट चार्जिंग स्टेशंस होते हैं। सिंगल फेज एसी चार्जर सुटेबल होता है सिंगल फेज ऑन बोर्ड चार्जर्स के साथ। ठीक है, और जबकि थ्री फेज एसी चार्जर्स को चाहिए होता है लार्ज ऑन बोर्ड, जो थ्री फेज एसी चार्जर्स जो कार्स के लिए चाहिए उसके लिए लार्ज ऑन बोर्ड चार्जर्स के साथ होता है। बसेस जो होते हैं उनके पास और ज़्यादा बैटरी बड़ी होती है, उनको फास्ट चार्जिंग करने के लिए डायरेक्ट डीसी चार्जिंग चाहिए। ठीक है, तो बड़ी बैटरीज के लिए डीसी चार्जिंग चाहिए। अगर हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो तो उनके लिए तो स्लो चार्जिंग ठीक है, सुटेबल है वो, ठीक है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर बड़ी बैटरी की बात आती है, फास्ट चार्जिंग की बात आती है, तो ऑप्शन सिर्फ रह जाता है बैटरी स्वैपिंग का। तो चार्जिंग का तो प्रॉब्लम है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स का। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का क्या, कि अल्टीमेटली चार्ज कर रहे हैं अगर हम बैटरी को तो कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, नॉर्वे में देखें तो 99% वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है इस चीज के लिए वो कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स की, यानी कि कोयले से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। देखिए, जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन चेंज नहीं होता है, जैसे अभी हम लोग काफ़ी सारे हमारे एजेंडा में है कि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब तक कि वो चेंज नहीं हो रहा है तब तक तो हमें फॉसिल फ्यूल ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो थियोरेटिकली कम से कम इतना तो हो रहा है कि हम कम से कम ऑयल के लिए बाहर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हमें पेट्रोल डीजल नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चलेंगे। दूसरा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटीज में चलेंगे तो पॉल्यूशन वहां तो कम होगा एटलीस्ट। भले ही थर्मल पावर प्लांट रन कर रहे हैं उसी से बैटरी चार्ज हो रही है, बट व्हीकल्स तो पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो रही है। अब चौथा प्रॉब्लम हो गया वैल्यू चेन का। तो वैल्यू चेन के लिए तो पूरे अभी भी लिथियम के लिए पूरे ग्लोबल मार्केट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और हम हमारी जो कंट्री की डिपेंडेंसी है लिथियम बैटरीज के लिए उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में 2030 तक 30% वॉल्यूम बढ़ जाएगा लिथियम की डिमांड का। मीन्स 50,000 टन से भी ज़्यादा लिथियम की रिक्वायरमेंट होगी हमें ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलोन हमारी कंट्री में। 90% जो ग्लोबल लिथियम प्रोड्यूस होता है वो होता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल क्या है, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया, इन तीनों को मिला के बोलते हैं। इन तीन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लिथियम होता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, कोबाल्ट एंड निकेल के लिए कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है, कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। और इंडिया ऑलमोस्ट इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है इन कुछ कंट्रीज पर, इन लिथियम और ये कोबाल्ट एंड निकेल के लिए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए। ठीक है, आगे हम चाइना
तो वर्ल्ड में बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, लिथियम में बेसिकली। तो इन सब में तो चाइना काफ़ी आगे है, इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है पूरे एंटायर सोर्सिंग चेन में। और साथ ही साथ इंडस्ट्री लीडर्स हैं वहाँ पर, बैटरी मेकर्स हैं काफ़ी बड़े, दैट इज CATL एंड BYD। और कार मेकर्स भी हैं जैसे नियो, लिथियम ऑटो एंड एक्सपेंग मोटर्स। चाइना तो बहुत आगे निकल चुका है इन सब मामलों में। आगे बात आ रही है पिकिंग विनर्स। इन्होंने क्या बोला है कि देखो, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक बड़ा आर्टिकल आता है कि वो ना कुछ टेक्नोलॉजी को ही प्रेफर कर रहे हैं। मतलब कि हम डिनाई कर नहीं कर सकते कि लिथियम आयन एक लॉन्ग रन में रहेगा, काफी लंबा चलेगा, ठीक है। एंड सक्सेस भी मिली है जो लोअर एंड लिथियम सॉरी लोअर एंड EV सेगमेंट जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स में लिथियम आयन बैटरीज पे सक्सेस भी मिली है और लॉन्ग रन में भी बढ़िया है। लेकिन हम 4 व्हीलर के सेगमेंट में ये बात नहीं कह सकते, ठीक है। अभी ग्लोबली अगर हम देखें तो EV काफी चीजें कवर करता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कवर कर रहा है, ठीक है। EV जो है हाइब्रिड सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं कवर कर रहा कि लिथियम आयन बैटरी नहीं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कवर करता है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कवर करता है, फ्यूल सेल भी। लेकिन गवर्नमेंट कुछ एक मेनली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही चूज किए हुए हैं, तो ये एलिगेशन लग रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम कि बैटरी, कई सारी कंट्रीज ने ई मोबिलिटी को पुश करने के लिए काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाए हैं और कुछ लुभावने ल्यूक्रेटिव टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स ही काफ़ी नहीं होते हैं कि आपको अपनी कंट्री में EV पेनिट्रेशन करने के लिए, ऐसा मैकेंजी एंड को डेटा ने बोला है। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, US ने वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारे पैसों के इंसेंटिव्स दिए EVs के, लेकिन तब भी वहाँ पे काफ़ी लो एडॉप्शन रहा, लोगों ने कम नहीं अडॉप्ट किया। लेकिन उसका उल्टा कैलिफोर्निया में देखें तो उन्होंने मॉनेटरी इंसेंटिव्स तो कम दिए, लेकिन हाईएस्ट पेनिट्रेशन रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया EV इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पार्किंग बेनिफिट्स पे, इसके अलावा जहाँ पे वर्क प्लेस पे उन्होंने चार्जिंग फैसिलिटीज दी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा EV को अडॉप्ट किया गया। इंडिया के दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, वो दिमाग में रखते हुए हम देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि एमिशन कम करना, हमको भाई पोल्यूशन जो गैसेस के थ्रू हो रहा है तो वो कम करना है। दूसरा, हम लोगों को इम्पोर्ट जो इतना कॉस्टली हम फ्यूल का करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल वगैरह का, वो कम करना है। अब गवर्नमेंट जो टैक्स इंसेंटिव दे रही है, मेनली वो लिमिटेड है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और हाइब्रिड को भी मिल जाते हैं फेम सब्सिडी के अंडर में, ठीक है। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजीज को तो नहीं मिल रहा है इंसेंटिव। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली एमिशन कम कर रही है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, ना कि आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम लिख दो कि हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही इंसेंटिव दे रहे हैं तो उनको ही मिलेगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी ये मत देखो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये आप ये देखो ओवरऑल कि वो एमिशन कम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो नई टेक्नोलॉजी ऐसी कौन सी है राइटर के हिसाब से? तो देखो, हाइब्रिड्स हाइब्रिड्स अभी हाइब्रिड का कम ही सब्सिडी मिलती है, तो हाइब्रिड्स पहले इंजन व्हीकल्स थे, फिर हाइब्रिड बने यानी इंजन में प्लस कर दिया इलेक्ट्रिक सिस्टम, उसके बाद प्योरली इलेक्ट्रिक बने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हाइब्रिड एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट स्टेप था, बीच वाला स्टेप, नहीं तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं आ पाते। और जब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने उसके बाद ही बैटरीज का मार्केट ओपन हुआ, इकोसिस्टम, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम ओपन हुआ। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए इस चीज के लिए। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से फ्यूल का एमिशन भी तो कम हुआ भाई। देखो, हाइब्रिड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज हो रहा है, तो मतलब फ्यूल की कम यूज कर रहे हैं, प्योरली इंजन पे नहीं चल रही है कि सिर्फ इंजन पे ही चल रही है, तो यहाँ पे फ्यूल का तो कट किया ना। और साथ ही साथ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। अब हाइब्रिड में लिथियम आयन, और सबसे बड़ी बात देखो, हाइब्रिड के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही है, तो ठीक है, हमें इम्पोर्ट तो लिथियम आयन बैटरी का तो इशू रहेगा ही, जो पिछली बार अभी पिछले हमने पैराग्राफ्स में बोला। लेकिन चार्जिंग स्टेशन का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वो सेल उससे जब इंजन से कार चलती है तभी चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है। ओके। तो इस बेसिस पे राइटर कहता है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उन्होंने कहा इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल। तो अभी क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो रेगुलर पेट्रोल या डीजल से तो चल रहे हैं, इसके अलावा वो ऐसे फ्यूल से भी चले जिसमें पेट्रोल डीजल के अलावा कुछ और भी मिक्स हो,
ठीक है, तो इथेनॉल जैसे मिक्स कर देते हैं। तो ये अभी तो नेशन वाइड करंटली ये चल रहा है, और माना जा रहा है कि इसको एज अ कमर्शियल डिप्लॉयमेंट भी करेंगे हम इस टेक्नोलॉजी का दूसरे मार्केट्स में, जैसे ब्राजील, कनाडा एंड यूएस में। अब तीसरा बोल रहा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और हाइड्रोजन आइस का। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो भाई इनसे तो जीरो एमिशन होता है, लेकिन मेजर हर्डल आ रहा है कि इनके स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। क्यों? क्योंकि देखो, जो पहले से स्टेशन है हमारे पेट्रोल और डीजल के, तो क्या उन्हीं को हम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन यूज होता है, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके क्रायोजेनिक टैंक में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर सेल के थ्रू उसको फेड किया जाता है, तब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, तब जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पहले से स्टेशन बने हुए हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन आइस व्हीकल्स की बात करें, तो हाइड्रोजन आइस व्हीकल्स में क्या हो रहा है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है, यानी इंजन वाले जो व्हीकल है, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज ऐसा कर दिया जाएगा कि वो पेट्रोल डीजल के अलावा वो पेट्रोल डीजल से ना चल के वो हाइड्रोजन से चलने लगे। तो हाइड्रोजन आईसी व्हीकल उसको कहा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो बस यही रहेगा कि, और दूसरा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन क्या करें, कुछ स्पार्क प्लग पे मॉडिफिकेशन किए हैं, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम पे मॉडिफिकेशन किए हैं, ताकि उसकी कंपैटिबिलिटी रहे हाइड्रोजन के साथ, ना कि पेट्रोल और डीजल के साथ। तो इस व्हीकल्स को बोलेंगे हम हाइड्रोजन आईसी व्हीकल्स, मतलब आईसी व्हीकल्स को ही मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब लेकिन ये जैसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जीरो एमिशन होता है ना, तो इनमें ऐसा केस नहीं है, इसमें थोड़ा सा एमिशन होगा। अब सिंथेटिक फ्यूल्स की बात कर ले, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं थी, तो आज पहली बार पढ़ा इसके बारे में। सिंथेटिक फ्यूल्स तो जर्मन की मैन्युफैक्चरर्स हैं, पोर्शे, जर्मन मैन्युफैक्चरर पोर्शे, उन्होंने एक सिंथेटिक फ्यूल बनाया है। इनका कहना है कि जो पहले से ही इंजन वाले जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे एज ए ईवी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो सेम जो इंजन व्हीकल्स है उनसे भी पोल्यूशन नहीं होगा अगर ये जो सिंथेटिक फ्यूल यूज किया तो। मतलब, और ये सिंथेटिक फ्यूल को इन्होंने नाम दिया पोर्शे ई फ्यूल। एंड द पोर्शे ई फ्यूल जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनेगा। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है चिले, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री। एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने भी पहले से पेट्रोल इंजन कार्स चल रही हैं उन्हीं को ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो उनका फार्मूला वन जो चलती है, वो फार्मूला वन को 2026 से ये लोग सिंथेटिक फ्यूल से चलाएंगे। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा है, देखने का है कि आगे कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और आई होप आपको काफी सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों, समझ में आए हों। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू सो मच।